गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का विजडम एजुकेशन में। आज 25 जून है। दैनिक जागरण की कंप्लीट न्यूज एनालिसिस करेंगे जो यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट होगा, महत्वपूर्ण होगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग के साथ इसे शेयर कर दें और साथ ही साथ जिस टॉपिक की मैं चर्चा करता हूँ यहाँ पे, उस टॉपिक का डिस्कशन खुद अपने फ्रेंड के साथ करें, अपने कलीग के साथ करें। इससे क्या होगा कि आपका वो टॉपिक क्लियर हो जाएगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, राइट। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन आज का जो दिन है, आज का दिन 25 जून का है। ये 25 जून इसलिए फेमस है कि इसी दिन आपातकाल लगाया गया था। इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल लगाया था, आंतरिक अशांति के नाम पे आपातकाल लगा था। क्लियर है। और 25 जून 1983 को 25 जून 1983 को भारत ने विश्व कप जीता था, पहली बार क्रिकेट विश्व कप। और 25 जून 1975 को आपातकाल लगा था। तो इस दो कारण से ये दिन बहुत फेमस है, 25 जून का दिन। चलिए आगे बढ़ने से पहले आज का क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में इसका जवाब सबसे पहले हमें आप दे दो, वीडियो को पॉज करके। लास्ट में मैं इसका डिस्कस कर दूंगा। ये जो संगठन है काफ़ी चर्चा में है अभी, BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ये किस मंत्रालय के तहत आता है? आपके ऑप्शन है ए रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री, बी होम मिनिस्ट्री, सी फिनांस मिनिस्ट्री या डी डिफेंस मिनिस्ट्री। तो ये किस मिनिस्ट्री के तहत आता है, इसका जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आज का जो पहला टॉपिक डिस्कस करना है, जो यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी रिलेवेंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई बार प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया है, मेंस में भी क्वेश्चन आया। ये टॉपिक है FATF, फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसका पूरा नाम है फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये न्यूज़ पहले सुन लो कि पाक FATF की ग्रे लिस्ट या ग्रे सूची में बरकरार। पाकिस्तान अभी तक FATF की ग्रे लिस्ट में बरकरार है। पाकिस्तान को भारत मांग कर रहा था या अन्य देश मांग कर रहा था कि इसको ब्लैक लिस्ट में डाला जाए। क्यों? क्योंकि ये आतंकवादी गठन या आतंकवादी संगठन को वित्त पोषण करने का काम करता है, उसे पैसा प्रोवाइड करता है, उसे हथियार प्रोवाइड करता है, राइट। तो कई सारे देशों का ये मानना था कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से हटा करके पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाए। लेकिन फिलहाल पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा गया है। उसका सबसे बड़ा रीज़न है चाइना। चाइना जो है हमेशा पाकिस्तान का पक्ष लेता है और उसे ग्रे लिस्ट में ही बरकरार रखा है। ग्रीन लिस्ट मतलब होता है कि एक तरह से आपको एक सर्टेन दायरा दिया गया है, एक निगरानी के तहत आप हैं वर्ल्ड की, और आपको एक सर्टेन दायरा दिया है कि ये काम कीजिए, अपने देश में आतंकवादी गतिविधि को रोकने के लिए आपको ये काम करना है, राइट। तो ये तो बेसिक ये न्यूज हो गया। अब इसके बेसिक में चलो कि FATF क्या होता है। FATF का हेडक्वार्टर कहाँ है? FATF का पहले फुल फॉर्म याद रख लेना, फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में, फ्रांस की राजधानी पेरिस में FATF का हेडक्वार्टर है। FATF एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसका उद्देश्य, दो उद्देश्य होते हैं इसका बेसिकली। पहला उद्देश्य होता है कि मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना, दूसरा होता है कि आतंकवादियों के वित्त पोषण और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली को बचाए रखना। बेसिकली दो उद्देश्य हैं इसका, एक मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना और दूसरा उद्देश्य है कि आतंकवादी गतिविधि में जो पैसा इस्तेमाल होता है, जो धन इस्तेमाल होता है, उसको रोकना। FATF का गठन 1989 में किया गया था G7 के देशों के द्वारा। G7 के कंट्री, जितने भी कंट्री थे, रशिया उसमें शामिल नहीं था, इसलिए वो G7 था। तो उसकी स्थापना 1989 में G7 कंट्री के द्वारा पेरिस में आयोजित बैठक में की गई और इसका हेडक्वार्टर भी बना पेरिस में। देखो इनिशियल जब हुआ था 1989 में, जब इसकी स्थापना हुई थी, 1989 में जब इसकी स्थापना हुई थी, तो इसमें केवल एक ही टॉपिक था, ये मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए इसकी स्थापना किया गया। लेकिन जब अमेरिका में ओसामा बिन लादेन ने बम गिराया, आतंकवादी गतिविधि अमेरिका में हुई, तो अमेरिका आतंकवादी को लेकर के सजग हुआ और इसमें एक और टॉपिक जोड़ा गया, आतंकवादी को वित्त पोषण।
आई रिपीट, जब एफएटीएफ की शुरुआत हुई तो इसमें सिर्फ एक टॉपिक था, ये मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए किया गया था। लेकिन जब अमेरिका में बम गिराया गया ओसामा बिन लादेन के द्वारा 2001 में 9/11 में, तब जाकर के इसमें आतंकवादी के वित्त पोषण को रोका गया और इसी टॉपिक पे पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डालने की चर्चा की डाला गया है और ब्लैक लिस्ट में डालने की चर्चा की जा रही है इसी टॉपिक पे। यानी आतंकवादी को वित्त पोषण के लिए पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला गया है और ब्लैक लिस्ट में डालने की संभावना है। भारत जो है 2010 में एफएटीएफ का सदस्य बना, तो क्या भारत एफएटीएफ का सदस्य है? बिल्कुल है, 2010 में इसका सदस्य बन चुका है। पाकिस्तान इसका सदस्य नहीं है। इंडोनेशिया इसमें एक पर्यवेक्षक के तौर पे शामिल हुआ है। सऊदी अरब हाल फिलहाल में इसका सदस्य बन चुका है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये याद रख लेना कि भारत 2010 में एफएटीएफ का सदस्य बन चुका है, पाकिस्तान इसका सदस्य नहीं है। क्लियर है? इस न्यूज को भी एक बार पढ़ सकते हो, राइट। देखो, राजनाथ सिंह को रूसी विजय परेड में भारतीय टुकड़ी के शामिल होने पे गर्व। तो रूस में जो है आयोजन किया गया है रूसी विजय परेड का। आपको याद होना चाहिए कि 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हुई उसका 75th ईयर मनाया जा रहा है। 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हुई उसका 75th ईयर मनाया जा रहा है। तो रूसी विजय परेड मनाया गया। उस परेड में जो है इनवाइट किया गया भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी को, और इस परेड में 75 इंडिया के भी नौजवान शामिल हुए, इंडिया के भी जवान इसमें शामिल हुए, ये भी यहाँ परेड में शामिल हुए। तो बेसिक बस याद रख लेना कि इस तरह का परेड हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति पे, जिसमें रूस विजयी हुआ था। तो उसी के उपलक्ष्य में रूस में आयोजित हुआ था, जिसमें राजनाथ सिंह को इन्वाइट किया गया। देखो, एक डॉक्टर के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए जिसे चीन में मसीहा कहा गया। जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, आई रिपीट, जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो चीन में काफ़ी सैनिक घायल थे और चीन के पास अच्छे डॉक्टरों की कमी थी। तो उसके बाद जो है ये डॉक्टर जो है डॉक्टर कोटनिस जो है चीन गए थे इंडिया से। चीन ने भारत से रिक्वेस्ट किया था कि हमें अपने बेहतरीन डॉक्टर भेजिए, हमारे यहाँ डॉक्टर की कमी है। और उसके बाद डॉक्टर कोटनिस गए और ये जो है चीन में प्रतिमा बनी है डॉक्टर कोटनिस की। इन्होंने काफ़ी लोगों को वहाँ पे सर्व किया, काफ़ी लोगों की जान बचाई। वर्तमान समय में जब भी चीन के कोई राष्ट्रपति या राष्ट्राध्यक्ष इंडिया आते हैं तो डॉक्टर कोटनिस के परिवार से ज़रूर मिलते हैं। चीन में इसे मसीहा का दर्जा दिया गया है। आई रिपीट, चीन में इसे मसीहा का दर्जा दिया गया है। जब भी वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष आते हैं इंडिया, जब भी शी जिनपिंग इंडिया आए हैं तो उन्होंने कोटनिस के परिवार से ज़रूर मुलाकात की है। तो अभी जो ये घटना चल रही है लद्दाख को लेकर के, भारत और चीन के बीच में जो टेंशन है उसको लेकर के कोटनिस का परिवार भी आहत है। तो इसका बस थोड़ा जानकारी होना चाहिए डॉक्टर कोटनिस के बारे में आपको। आपातकाल से सबक लेने का अवसर, ठीक है। तो ये जो है लिखे हैं केसी त्यागी जी, लिखे हैं केसी त्यागी जी। बिहार के जदयू से जुड़े हुए हैं। बिहार में जदयू एक पार्टी है, वहाँ से ये जुड़े हुए हैं। अच्छा लिखते हैं, लेकिन एक बार जाकर के इसको खुद पढ़ लेना। जो आपातकाल का बैकग्राउंड है उस बैकग्राउंड को इन्होंने डिस्कस किया है। आपातकाल का जो पॉलिटिकल व्यू है, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू है, संवैधानिक प्रोविजन है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, वो कल हमने डिटेल से डिस्कस किया था कि आपातकाल किस मापदंड के आधार पर लगाया जा सकता है। 42वां संविधान संशोधन या 44वां संविधान संशोधन में क्या क्या संशोधन किया गया है, आपातकाल कितने दिन के लिए लग सकता है, कल हमने डिटेल से डिस्कस किया था। आप जाकर के हमारा कल का वीडियो देख सकते हैं। तो इसको भी आप आपातकाल के ऐतिहासिक संदर्भ को समझने के लिए इसको आप एक बार पढ़ सकते हैं।
देखो, चीन का नया मोहरा बनता बांग्लादेश, इस पे मुझे डिटेल से डिस्कस करना है आपके साथ। चीन क्या कर रहा है, जैसे ये इंडिया हुआ, इसको घेरने की जितनी रणनीति होती है सारा का सारा चीन अपना रहा है। इन्होंने क्या किया, इंडिया के नीचे ये आपको श्रीलंका हो गया, श्रीलंका को कर्ज में डुबो करके वहाँ पे जो एक बंदरगाह है हम्बनटोटा बंदरगाह, उसको चीन अपने में एक तरह से कह सकते हो कि चीन को लगभग 100 वर्ष के लिए वो लीज पे मिल गया। चूँकि श्रीलंका कर्ज उतारने में असक्षम था चीन का, इसलिए उसे अपने बंदरगाह गिरवी रखना पड़ा, जिस बंदरगाह का नाम है हम्बनटोटा बंदरगाह, राइट। अब यहाँ पे मालदीव जो है, यहाँ पे कुछ मालदीव है इंडिया के नीचे, मालदीव को भी कर्ज में डुबोने की प्रयास की गई थी चीन के द्वारा। और उस समय जो मालदीव के राष्ट्रपति थे वो चीन के काफ़ी इन्फ्लुएंस थे। वर्तमान राष्ट्रपति इंडिया के पक्ष में है, तो अभी कोई इशू नहीं है, लेकिन कुछ समय 1 साल पहले काफ़ी इशू था मालदीव के साथ इंडिया को लेकर के। यहाँ आपका पाकिस्तान है, आपको पता है कि पाकिस्तान जो है पूरी तरह से चीन के पक्ष में है। अब यहाँ पे जो है बांग्लादेश है, तो बांग्लादेश को भी अपने में मिलाने की कोशिश कर रहा है चीन। उसके बाद नेपाल हो गया, नेपाल को भी लगभग अपने में मिला चुका है या अपने पक्ष में मिलाने की कोशिश कर रहा है चीन। तो इस तरह से भारत जो है, जो उसको टक्कर दे सकता है एशिया में या विश्व में, जो है भारत ही चीन को टक्कर दे सकता है। तो भारत को घेरने की रणनीति भी चीन बना चुका है, और इसी रणनीति का एक पार्ट है, इसी रणनीति का एक मोहरा है बांग्लादेश। इशू पहले सुन लो, इशू क्या हुआ है। देखो, इशू ये है कि बांग्लादेश जितना भी अपना आयात निर्यात करता था चीन को, जितना सामान चीन को भेजता था, उसमें 97% सामान को चीन ने टैरिफ फ्री कर दिया। यानी चीन की तरफ से इस पर कोई टैरिफ नहीं लगेगा। बांग्लादेश से आए हुए 97% सामान पे चीन में कोई टैरिफ नहीं लगेगा। तो इस तरह से एक तरह से फेवर किया है चीन ने बांग्लादेश को कि आप जितना सामान भेजना है हमें भेजिए। चीन ने बांग्लादेश के साथ अपने रिलेशन को मजबूत करने का प्रयास किया है, राइट। और निश्चित तौर पे भारत के लिए भी यह एक खतरे की घंटी हो सकता है अगर बांग्लादेश का झुकाव चीन की तरफ अधिक होता है तो। क्लियर है। तो इसी तरह से आपने देखा है कि मंदारिन भाषा नेपाल में जो है चीन की भाषा है जिसका नाम है मंदारिन भाषा, वो नेपाल के शिक्षकों के द्वारा पढ़ाया जाता है। और मज़े की बात यह है कि उसका जो पेमेंट होता है, वो टीचर का जो पेमेंट होता है वो नेपाल सरकार नहीं करती है, वो करती है आपको चीन की सरकार। तो इससे हमें पता चलता है कि नेपाल पे किस हद तक चीन का इन्फ्लुएंस्ड है वर्तमान में। क्लियर है। अब इसी तरह से ओबोर का समर्थन, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, चीन की महत्वाकांक्षी परियोजना 2016 में राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इसको स्टार्ट किया था। विश्व को एक सड़क के माध्यम से जोड़ना, एक तरह से कह सकते हो आप। तो इसका समर्थन बांग्लादेश ने किया है, राइट। भारत का एकमात्र पड़ोसी है भूटान जिन्होंने ओबोर का समर्थन नहीं किया है, बाकी हर एक देशों ने ओबोर का समर्थन किया है। क्लियर है इतना। तो ये तो चीन का कॉन्सेप्ट दिखाया गया, चीन का बेसिक पॉइंट दिखाया गया कि बांग्लादेश को लुभाने के लिए चीन ने 97% सामान पे टैरिफ फ्री किया है। अब थोड़ा सा भारत और बांग्लादेश के संबंधों के बारे में भी इस एडिटोरियल में डिस्कशन है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। 2011 में ही साफ्टा के तहत बांग्लादेश के साथ फ्री ट्रेड कर रहा है भारत। साफ्टा क्या है? साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। साउथ एशिया के जितने भी देश हैं वो इसका पार्ट हैं, यानी एक तरह से कह सकते हो सार्क के जो भी देश हैं वो इसका पार्ट है, साफ्टा के पार्ट है, राइट। साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इसके तहत भारत बांग्लादेश के साथ फ्री ट्रेड कर रहा है। यानी भारत का वस्तु अगर बांग्लादेश जाता है वहाँ कोई टैरिफ नहीं लगता है, और बांग्लादेश का वस्तु अगर इंडिया आता है तो वहाँ पे कोई टैरिफ नहीं लगता है, कुछ अपवादों को छोड़ के। क्लियर है। दक्षिण एशिया में भारत सबसे बड़ा सहयोगी है। बांग्लादेश का सबसे बड़ा सहयोगी कौन है? तो अभी भी भारत ही है। भारत के साथ लगभग $9 बिलियन का ट्रेड होता है बांग्लादेश का, राइट। और ट्रेड जो है भारत के पक्ष में है। भारत बांग्लादेश में मित्रता पाइपलाइन बना रहा है, लगभग 136 किलोमीटर का एक पाइपलाइन है
जिसमें 6 किलोमीटर इंडिया के पश्चिम बंगाल है और 130 किलोमीटर बांग्लादेश में गुजरता है। तो पश्चिम बंगाल से जो तेल की आपूर्ति की जाएगी इसी मित्रता पाइपलाइन के माध्यम से किया जाएगा। तो ये सब बस नाम याद रख लेना, मित्रता पाइपलाइन जो हम चर्चा कर रहे हैं, या साफ्टा जो इस न्यूज़ में हमने चर्चा किया है, ये सब फेवरेट क्वेश्चन है यूपीएससी का, स्टेट पीसीएस का या वनडे एग्जाम का भी। मित्रता पाइपलाइन आपको पूछ देगा कि किस दो देशों के बीच में है, राइट। तो ये भारत और बांग्लादेश के बीच में है। इसी तरह से बांग्लादेश ने एक थ्योरी दिया है। बांग्लादेश ने अपने जनता को कहा है कि 2021 तक में इलेक्ट्रिसिटी फॉर ऑल, सभी को बिजली पहुंचा देंगे हम 2021 तक, और उसमें मदद कौन कर रहा है? भारत मदद कर रहा है। इसी तरह से ऊर्जा परियोजना के में भारत इसकी मदद कर रहा है, मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट में। और एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ कि भारत और रूस, इंडिया और रूस मिलकर के और सैन्य न्यूक्लियर प्लांट लगा रहा है जो ऊर्जा की आपूर्ति करेगा। दोनों मिलकर के काम कर रहा है बांग्लादेश में। आई रिपीट, इंडिया और रशिया मिलकर के न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा रहा है जो ऊर्जा की आपूर्ति करेगा बांग्लादेश में। दोनों देश मिल करके। इस पे भी कई बार स्टेट पीसीएस ने क्वेश्चन पूछा था, इसलिए याद रख लेना इसको। तो बेसिकली इस न्यूज़ में हमें इतना डिस्कस किया गया है कि किस तरह से नेपाल इंडिया को घेरने की चीन इंडिया को घेरने की रणनीति अपना रहा है, और किस तरह से भारत और बांग्लादेश का संबंध प्रभावित हो रहा है, राइट। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था जो इसमें दिया गया है डिस्कशन के लिए। देखो, एक न्यूज़ जो है कॉमर्स मिनिस्ट्री के तहत जो है ये मंत्रालय आता है। पहले तो ये मंत्रालय आप देख लेना, मंत्रालय कॉमर्स मिनिस्ट्री है, और ये जो विभाग है इसका उद्योग व आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, ये आता है कॉमर्स मिनिस्ट्री के तहत। सरकार ने क्या किया है कि सरकार ने आदेशित किया है, न्यूज़ पहले सुन लो कि न्यूज़ क्या है, कि सरकार ने आदेशित किया है ई कॉमर्स इंडस्ट्रीज को कि आप जो सामान बेचते हैं, मान लो आप एक फ़ोन बेचते हैं, तो उस फ़ोन में जो है जो ओरिजिनेशन है किस देश में बना है, मेड इन इंडिया है या मेड इन चाइना है, देश का ओरिजिन आपको उसके बारे में जानकारी देना होगा, ताकि भारत में जो भी लोग सामान खरीदें, मान लो आपने फ्लिपकार्ट से कोई सामान खरीदा, तो आपको पता होना चाहिए कि मेड इन इंडिया है, मेड इन चाइना है, मेड इन साउथ कोरिया है, मेड इन जापान है या क्या है, राइट। तो इसका सबसे बड़ा मकसद क्या है? इसका सबसे बड़ा मकसद है कि चीन के साथ हम काउंटर करना चाहते हैं। चीन के उत्पाद भारत में हम चाहते हैं कम बेचना, लेकिन भारत सरकार खुद चीन पे रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकती, क्योंकि भारत और चीन दोनों ही WTO का पार्ट हैं। इसलिए हम ई कॉमर्स इंडस्ट्रीज को बोल रहे हैं कि आप जो भी सामान बेचें उसमें आप ये ज़रूर मेंशन करें कि इसका उत्पादन किस देश में होता है। अब इशू क्या आ रहा है? इशू ये आ रहा है कि ई कॉमर्स इंडस्ट्रीज कर रही है कि आपके यहाँ बहुत सारे ऐसा उत्पाद है जिसको आप मंगाते हैं चाइना से और आप अपने देश में असेंबल करते हैं। तो ऐसे कंडीशन में उसको हम क्या कहें? उसको कहें कि ये भारत का सामान है, ओरिजिनेशन इसका इंडिया में हुआ है, या इसको ओरिजिनेशन इसका चीन में हुआ, राइट। तो ई कॉमर्स इंडस्ट्रीज का ये कहना है कि हम ओरिजिनेशन कैसे डिसाइड करें, क्योंकि बहुत सारा सामान आपके यहाँ तो बनता नहीं है, आपके यहाँ सिर्फ असेंबल होता है। तो इसको लेकर के डिस्प्यूट है, देखते हैं उस पर क्या डिसीजन होता है। हालांकि सरकार का कहना है कि 20%, मान लो 20% से कम अगर कोई भी सामान जो है बाहर से भी किसी देश से मंगाया जाएगा, मान लो हम 20% से कम जो है सामान चीन से मंगाते हैं और उसके बाद रेस्ट सामान इंडिया में बना करके उसको असेंबल करते हैं, तो उसे भारत का ही कहा जाए, इसका ओरिजिनेशन इंडिया में है ये कहा जाए। अब ये चर्चा हो रहा है, ये एग्जैक्टली मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन इस पर चर्चा हो रहा है, कुछ दिन के अंदर इस पर डिसीजन आ जाएगा। बस ये वनडे एग्जाम के लिए याद रख लेना कि भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय अमेरिका में खुला है। आई रिपीट, इंडिया से बाहर पहला योग यूनिवर्सिटी अमेरिका के लॉस एंजलिस में खुला है।
देखो ये आपातकाल को लेकर के है। आज 45 ईयर आपातकाल का हो रहा है, लोकतंत्र का वो काला दिन था, राइट, उसी को लेकर के दिया हुआ, थोड़ा सा पढ़ लेना जरूर। ओके, आज हमारे पास इतना ही न्यूज़ था। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन पे, हम मूव करते हैं। आज हमारे पास बहुत ही कम न्यूज़ था, लेकिन क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन क्या था, BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन किस मंत्रालय के तहत आता है? तो इसका जो ऑप्शन है, इसका ऑप्शन है सी, बिल्कुल सही है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के तहत आता है। देखो सीमा पे जो भी रोड बनता है, जैसे ये आपको हो गया मान लो पाकिस्तान की सीमा, इधर हो गया आपको चीन की सीमा, तो जितना भी रोड बन रहा है, खास करके दौलत बेग ओल्डी रोड जो बना है लद्दाख में, जो बना है वो रोड हो गया, सिक्किम में जो रोड बन रहा है, या आपको कह सकते हो अरुणाचल प्रदेश में जो भी रोड बन रहा है, तो बॉर्डर के आसपास जो भी रोड बन रहा है उस रोड को बनाने की जिम्मेदारी इस संगठन की है, जिसे कहा गया बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, राइट। और ये आपको आता है डिफेंस मिनिस्ट्री के तहत, सॉरी आई रिपीट, फिनांस मिनिस्ट्री नहीं, ये डिफेंस मिनिस्ट्री के तहत आता है, राइट। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन डिफेंस मिनिस्ट्री के तहत आता है, इसका आंसर हो गया डी। क्लियर है? चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।